मैं बहरीन में काम करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 1 लाख रुपये देकर जाता था और कहता था कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मगर मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करके बता देती थी तो मुझे बहुत चिंता हो जाती थी, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को 60 लाख रुपये दिए। पत्नी ने उन पैसों का एक नया मकान खरीद लिया। पत्नी ने वीडियो कॉल पर मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी टाइम हिंदुस्तान आ गया। मगर मेरा कलेजा फट कर रह गया जब वह आदमी, अब मेरी कहानी मेरी ही जुबानी सुनिए। मेरा नाम राजेश है। मेरे पापा पीओपी डिजाइनिंग करने वाला ठेकेदार थे। एक बार किसी के घर की दूसरी मंजिल की छज्जे की पीओपी डिजाइन कर रहे थे। वहाँ से पैर फिसलने से जमीन पर गिरते ही उनकी टांग टूट गई। वह काम कुछ साल तो बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वो मेरे पापा के इलाज में लग गई। उसकी वजह से घर में भुखमरी की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ पटाने की वजह से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं थी। इसीलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो मेरे पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भुखमरी की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने पास के ही गांव की एक लड़की से कर दी थी। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे छोटी थी, मगर बहुत समझदार और अक्लमंद लड़की थी। शादी के थोड़े दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी जब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात ज़्यादा अच्छा हो जाए। शादी का कुछ साल हंसते खेलते बीत गए थे। उस बीच हमारे यहाँ पर पहले 2 जुड़वा बेटियाँ हुई और फिर एक और बेटी हुई। इन 3 के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे और उन छोटी छोटी शरारतों से अब बड़े खुश हो रहे थे। मगर फिर हालात ने करवट बदली। मेरे पापा को किसी बड़े घर में 3 मंजिल का पीओपी का काम करने को मिल गया था। हम नहीं जानते थे कि हम उस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हमारा घर बिखर कर रह जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। पापा उस घर की पीओपी में बिजी हो गए और पहले से ज़्यादा लगन से काम करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। करीब करीब 3 महीने से उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। पापा ने उस घर का इंटीरियर डिज़ाइनर तैयार कर लिया था। उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए रिहायशी मकान की तरफ भी खुलती थी। पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक दिन पापा अपने साथ के बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि वह सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उनके मजदूर चाहें तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं है। पापा के देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है, वह लालच में आ गए कि दिन खराब करने से तो अच्छा है कि वह काम करते रहे। पापा ने घर के मालिक से कहा कि वह लोग तसल्ली से अपने बाकी घर को बंद करके चले जाएं। पापा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हिला दिया और वह लोग अपना घर बंद करके चले गए।
उस दिन मजदूर भी वक्त पर फ्री होकर चले गए थे। पापा अकेले ही पीयूपी डिज़ाइन का काम करते रहे। वक्त ख़त्म होने पर पापा अपना काम समाप्त करके उस घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए थे। उस रात बहुत तसल्ली में थे कि जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे यहाँ थोड़े दिनों में चौथी बच्चे की भी पैदाइश होने वाली थी। देर रात तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें कर रहे थे और फिर पापा थक कर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह हमारी आँख दरवाजे पर किसी की आने की आहट से खुली थी। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी आँख तो जैसे ही निकल गई, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा था। उस बीच पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपनी पहचान करवाई तो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले उस वक्त घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए उस पुलिस वाले से वजह पूछी थी। उन्होंने पहले तो मुझे गुस्से से घूर कर देखा और फिर जो बात कही उस पर तो हम सभी हैरान रह गए थे। हम सभी भी पापा की गलती जानने से पहले उस डर को पढ़ चुके थे कि पुलिस किस इल्ज़ाम पर पापा को लेने आई है तो उसने छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर में इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि जिस घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे थे उसका एक गेट पुराने घर की तरफ खुला था। उस घर का ताला तोड़कर वहाँ सारा सामान चोरी करके ले गया। जिस मकान में पापा इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे थे उन लोगों ने सारा इल्ज़ाम पापा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर लगाई थी। उसे घर के मालिक ने पुलिस को बयान दिया कि इंटीरियर डिज़ाइन ठेकेदार घर में घुसे रहते थे और हर चीज़ का जायज़ा लेते रहते थे, और जब वह लोग इमरजेंसी में घर से गए तो इंटीरियर डिज़ाइन ठेकेदार ने मौके का फ़ायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। मेरे पापा अपनी कस्में खा रहे थे। यह सब सरासर इल्ज़ाम है। उन्होंने उस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था। यह बात पापा कहने लगे। पापा के कहने से पहले मैं खुद जानता था कि मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हो, वह कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकते। हमने अपने घर में कई बार भूखमरी सही थी, तब भी जुर्म नहीं किया, तो अब पापा क्या ज़रूरत थी ऐसे करते, जबकि अब तो हमारे घर की हालात भी संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा घर छानबीन करने का आरोप लगा रहे थे। चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली तक भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ न मिला तो पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घर से घसीटते हुए गाड़ी में डाले और वहाँ से ले गए। वह मंजर मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मंजर था। मुझे ऐसी तकलीफ़ तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ एक्सीडेंट हुआ था। जब उनकी टांग टूटी थी वह खून में लथपथ थे। मैं अस्पताल लेकर गया था। मेरा बूढ़ा बाप, जिसको घर से निकलते टाइम मैं हमेशा उनका पाँव छुआ करता था, आज मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीटते ले जाया जा रहा था। हमारे कानून और सब सरकारी कामों में इज्जत सिर्फ पैसों की ही होती है। यहाँ उम्र का लिहाजा किसी से नहीं है और शायद
यही वजह है कि हमारे देश की कभी तरक्की नहीं हो पाई। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ मुजरिमों की तरह व्यवहार किया जाता है। मेरी माँ अपना सीना पीटती रोती रह गई और मेरी बेटियाँ डरी सहमी हुई थीं। मेरी पत्नी अपना प्रेगनेंसी वाला पूरा भारी भरकम शरीर लेकर घबराती हुई मेरी माँ को संभालती कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को तसल्ली दी, उनका दरवाज़ा बंद करने को कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुँच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ करके बाद में मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई इसी थाने में पोस्टिंग में था। वह लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उसी सिपाही ने मुझे बताया कि पापा के तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने ले गए हैं। सब ने एक ही बयान दिया था, वह जल्द अपना काम करके वहाँ से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया था और चोरी का सारा इल्ज़ाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक पापा उनका सोना वापस नहीं कर देते तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। मैंने उस घर का पता किया और वहाँ पहुंचकर उन सब के पास चोरी हो जाने की जांच करने लगा। वहाँ अफसोस करने के लिए बहुत से लोग जमा हुए थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की, मेरा पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पापा की पूरी जमानत लेता हूँ कि मेरे पापा चोर नहीं हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और अपने बच्चों की और अपने मन की कसम खाता हूँ। आप लोग पुलिस से कहकर असली चोर को ढूंढने की कोशिश करें क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल में बैठा रहेगा तो भी आपको सामान कभी नहीं मिलेगा। उस आदमी के आगे इतने हाथ जोड़ने के बाद भी वह आदमी भड़क उठा और मुझे धक्का देने लगा। वह गुस्से से ना जाने मुझे क्या क्या कुछ बोलता रहा। तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूम बनने की ढोंग रचते रहते हो, खुद को गरीब बनाए रखते हो, मगर असल में तुम लोगों का घर खाली करने का अपना जायदाद बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार फरियाद पर भी उसने सिर्फ अपनी जुबान की तीर ही चलाते थे, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचे भी मारकर मुझे धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया था। वह आदमी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े उस जैसे कुछ पढ़े लिखे खाते पीते ऐसे लोग भी थे जो मेरे साथ होने वाले व्यवहार पर हंस रहे थे, उस आदमी को रोक रहे थे, मगर वह किसी को नहीं सुन रहा था। वह लोगों ने रोकने पर उल्टा चीखने लगा। उसके बच्चों की शादी होने वाली थी। वह सारा जेवर कुछ ही दिनें पहले घर में लाया था और मेरे बाप ने वह सब चुरा लिया था। वह बोल रहा था, मैं अब अपनी बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना न देने पर क्या अमीरों की यहाँ शादियाँ नहीं हो सकती? क्या उनकी शादी सोने के बगैर अच्छी नहीं होगी? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब हो या अमीर सबके लिए अहम होती है, मगर बगैर सबूत के लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को कितना परेशान कर रहे थे। मैं मायूस होकर उठा और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने साथ वालों का दरवाज़ा बजाकर
अपने पत्नी और माँ का पूछा तो वह बोले कि शाम के टाइम मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मेरी माँ उस करीब के अस्पताल में ले गई थी। मैं भगा भगा वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। मैं माँ तक पहुँचा तो माँ उम्मीद लगाए पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया था। वह गुमसुम हो गई। मैंने माँ को तसल्ली दी। अपनी पत्नी का पूछा तो एक नर्स ने मुझे मुबारक देने लगी क्योंकि इस बार मेरा बेटा हुआ था। मुझे बात कर मेरी माँ ने फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच ना करते और तुम्हारे पापा को यह काम लेने से मना कर देते तो उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसे नहीं थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्लियाँ देने लगा। पापा बेकसूर हैं और यह बात जल्दी साबित हो जाएगी। मेरी पत्नी की हालत संभली तो हम उसे घर ले आए। मैं पापा के लिए भी भाग दौड़ कर रहा था। उस दिन की बेइज्जती को भूलकर मैं कई बार उस मालिक के पास गया था क्योंकि मुझे जैसा गरीब इस इंसान उसने पापा के लिए वकील भी नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था। उसके बाद वह इंसान का आसरा था जो कि मेरे पापा को बेकसूर मानकर माफ़ कर देता, मगर वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा छुपा रखे हैं। वह हर बार एक ही बात का दोहराता रहता था। अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो वह पापा को माफ़ कर देगा। उसी बीच मेरे पापा से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे मिलने गया था। मेरा सब्र उनकी हालात पर जवाब देने लगा था। वह बहुत ही बीमार और बुरी हालात में जेल में एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटे को बताया तो वह खुश होने लगे और बोले कि अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। उनसे कह देना कि किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता। यह बात सुनकर सोचने लगा कि शायद उनका दादा चोर है। मेरा दिल मेरे पापा के उन शब्दों पर तड़प उठा। गरीबी इंसान को कभी कभी बहुत बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था अगर मैं अमीर होता तो आज यह हालात नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाही में जेल में नहीं सड़ने देता। मुझे यूं ही किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ते। यह बात पापा के सामने दोहराई तो वह मुझे समझाने लगे कि गरीबी बुरी चीज़ नहीं है। इंसान के हालात और उसकी ज़िंदगी के तय करने वाला सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। गरीब को गाली बनाने वाले यह ज़मीनी लोग थे जो गरीब जुल्म की चक्की में पिसकर अपने आप को सही और अच्छा इंसान समझ बैठे हैं। मैं पापा को तसल्लियाँ देकर लौट आया था और उसके बाद मुझे पूरा 1 साल हर बार पापा से मिलने जेल ही जाना पड़ता था। पापा को घर वापस आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर बीमार और कमज़ोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी में बहुत परेशान हो चुका था। 1 साल बाद मेरी माँ का सब्र भी जवाब दे दिया था और पापा के इंतज़ार में ही दुनिया से चली गई। मैं अभी पापा को माँ की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था। एक दिन पापा की मौत की खबर मुझे मिली। दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थक कर ईश्वर को प्यारे हो गए थे। मैं पीछे उनका गम सीने में दफन किया। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था, मगर जाने किस्मत को क्या और मंजूर था। मेरा काम बराबर हर जगह से ख़त्म होने लगा था।
मैंने 2 साल बहुत मेहनत करने में बराबर कर दिया था, मगर घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। लोगों से कर्जा लिया और पैसा जमा करके बाहर चला गया था, मगर घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने बहरीन के मंदिर को साफ सफाई का काम किया करता था, मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे उस काम पर लगवाया था वह धोखे से मेरी आधा सा ज़्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मगर एक दिन पत्नी ने फ़ोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा सा कर्ज भी चुका दिया है। यह सुनकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि मैं तो उसे एक भी रुपया नहीं भेजता था। पत्नी की खुशी और बच्चों को चहकने पर मैं सोच में डूब गया था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं पैसे तो भेज ही नहीं रहा, फिर मेरी पत्नी को पैसे कौन भेजता है। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले महीने फिर से मेरी पत्नी ने वैसे ही पैसे मिल जाने के बारे में मुझे बताए थे और कहा कि कोई आदमी उनको पैसे दे गया है। उसने कहा कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैंने पत्नी को रोकना चाहता था, मगर हर बार बच्चों को उन पैसों से अपनी ज़रूरत को पूरा करके खुशी बताती तो मेरी जुबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई महीनों तक इसी तरह मेरी पत्नी को 2-2 लाख रुपये मिल गए तो मैं ठिठक गया और न जाने वह कौन था जो खमा खमा में मेरे घर हर महीने मेरे नाम पर 2 लाख दे जाता था। मेरी पत्नी जवान औरत थी और मैं बच्चों का बाप था। यह बात मुझे घबराहट में डाल रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वह आदमी उसे 60 लाख दे गया था और मेरी पत्नी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी पत्नी को हर महीने मिलने वाले 2 लाख में मेरा कर्ज भी उतार दिया था और एक नया मकान भी खरीद लिया था। मेरी ज़िंदगी अब आसान हो गई थी, मगर मुझे खामखा पैसे देने वाले का नाम और वजह जाननी थी। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा और जब वह बंदा पैसा देने आया तो मैं ही दरवाज़ा खोला। वह बंदा मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया, वह कौन है और क्यों हर महीने मेरे घर पैसे देने आता है। और मेरे सवाल पर जब वह सर झुकाकर बोला तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। वह बोला कि उस आदमी का बेटा हूँ जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया था। यह बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ उठी थी। मैंने उसके बाप की तरह उसे धक्का नहीं दे पाया था, मगर मैंने उसे इतना ज़रूर कहा था कि ऐसे गैरतमंद और काम दिलाने वाले और पैसे वाले लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यह पैसा वापस ले जाए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैंने इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर क्यों देता रहा। इस सवाल ने मुझे एकदम अपनी जगह जमा दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे चुप होने पर उस लड़के ने मुझे धीमे से सब कुछ बता दिया। उसकी बताई वजह मेरी सोच और आत्मा तक हिला रखा था। मैं उसे
लड़के को देखता रहा और मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बता रहा था कि जब उसके घर में चोरी हुई थी तब उसकी उम्र बहुत कम थी और वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था और उसी दिन अपने बड़े भाई और बहन की शादी के लिए पहुंचना था। जिस दिन मैं पहली बार अपने बेगुनाही का बताने और उनके घर गया था और उसके बाप के हाथों जलील हो रहा था, उसे देखकर वह परेशान हो गया था। उसने बताया कि उनके घर होने वाली उस चोरी के पीछे उनकी बहन का हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से वह शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस घर से जाते हुए खुद को अपने आशिक को घर खाली होने को बताया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़के का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा और सोना चुरा कर फरार हो गया था। वह दोनों के बीच तय हुआ था कि वह बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वह लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया था और आपस नहीं आया। उस लड़की की शादी हो गई और शादी के 4 महीने बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगने लगा और फिर यह बात उसकी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने पहली फुर्सत में उसे डिवोर्स देकर अपनी पत्नी को घर भेज दिया था। मुझे पैसे देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वह गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए क्योंकि वह बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा। मेरे बाप को बेकसूर साबित करने के लिए उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता। वह जुल्म पर डटा रहा। जब वह जालिम आदमी 1 साल की बाद उसकी मौत हो गई तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास जेल गया था और उसने सब कुछ सच बता दिया था। वह जज्बाती लड़का था और पुलिस वालों को वह सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल जाए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को यूं बदनाम करने से रोक लिया था। उस बात के कुछ ही दिन बाद मेरा बाप मर गया था, मगर जाते जाते उस लड़के को अपना भक्त बना लिया था। वह लड़का सब बात कर कर बोला, यह सारा पैसा उस बेइज्जती के आगे कुछ भी नहीं है। वह बोल रहा था कि पैसा उस इल्ज़ाम के आगे कुछ भी नहीं है जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वह लड़का मेरे घर में मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब मैं बाहर गया था। वह लड़का मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे यह बात बताकर चला गया। मैं सोच रहा था, क्या यह पैसा मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है? शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिला दिया था कि अच्छा बुरा इंसान हर बीच में होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वह भी एक जालिम बाप का बेटा था, एक नरम दिल और एक नेक का बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और बहुत नेक और बहुत ही अच्छा लड़का था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपने एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।